इससे पहले एग्रीकल्चर के लेक्चर में हमने रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सपोर्ट करता है। उसके सभी फैक्टर्स हमने इन डिटेल्स देखे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो था लिंकेजेस बिटवीन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहाँ पर खेती की जाती है, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहाँ पर खेती नहीं की जाती है मगर खेती से बनी हुई जो चीज़ें हैं या खेत में से प्रोडक्शन हुई जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ प्रोसेस की जाती है, उन्हें हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। इन दोनों में रिलेशन किस तरह से होता है ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल रिसोर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से रिसोर्स है, और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है लैंड यूटिलाइजेशन, जिसे मराठी के अंदर जमिनीचा वापर कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण कृषी अर्थशास्त्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणते योगदान आहेत, भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी त्यांनी कशा प्रकारे प्रयत्न केले त्याविषयी आपण माहिती बघितलेली आहेत। त्यामध्ये जे विविध क्षेत्र आहेत त्याविषयी सुद्धा सखोल माहिती आपण पाहिली। त्यानंतर आपण कृषी व त्याचप्रमाणे जे इतर क्षेत्र आहेत, जे उद्योग आहेत, त्यांचा आपसात काय संबंध आहेत त्या संबंधाविषयी आपण माहिती घेतली। म्हणजे जे क्षेत्र प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहेत ते क्षेत्र, आणि जे क्षेत्र प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून नाहीत परंतु अप्रत्यक्षरित्या ते शेतीवर अवलंबून असतात, किंवा शेती आणि त्या क्षेत्राचा काहीतरी संबंध असतो आणि तो संबंध कशा प्रकारे असतो त्याविषयी आपण सविस्तर चर्चा केलेली आहे। त्यानंतर जो आजचा विषय आहे तो आहे लँड युटिलायझेशन, म्हणजे जमिनीचा वापर। तर जमिनीचा वापर ही जी संकल्पना आहे ती अर्थशास्त्रामध्ये विशेष करून कृषी अर्थशास्त्रामध्ये खूप जास्त महत्त्वाची आहे, ते आपण आज समजण्याचा प्रयत्न करू। तो लैंड यूटिलाइजेशन, अब लैंड का मतलब होता है ज़मीन, और ज़मीन के जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे काइंड्स होते हैं कि तो ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो हम अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे ज़मीन का इस्तेमाल हम रहने के लिए करते हैं, उसी के साथ साथ ज़मीन का इस्तेमाल हम खेती करने के लिए करते हैं। वहाँ पर हम इंडस्ट्री बनाते हैं, वहाँ पर हम रोड बनाते हैं, वहाँ पर हम डैम वगैरह बनाते हैं, एरोप्लेन का अड्डा बनाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं हम लैंड का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो नीचे दिया हुआ है कि किस तरह से हम ज़मीन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एरिया अंडर फॉरेस्ट। मतलब वो ज़मीन जहाँ पर पूरे जंगलात लगे होते हैं उस ज़मीन को हम एरिया अंडर फॉरेस्ट कहा जाता है। अब जनरली ये जो एरिया है वो किसी इंसान का नहीं होता है, मतलब खासगी नहीं होता है, प्राइवेट नहीं होता है। ये जो एरिया है वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट इसकी देखरेख करता है। उसके लिए स्पेशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग किस्म के झाड़ होते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग किस्म के जानवर वगैरह होते हैं और इनको गवर्नमेंट सिक्योर करता है। अब इसका इस्तेमाल जो है खेती के लिए नहीं किया जाता। जनरली जो जंगल एरिया होता है वो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। वहाँ पर अगर हम खेती करें तो उसमें हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छे से मिल सकता है, मगर उसके लिए बहुत लॉन्ग पीरियड देना पड़ता है। इसके लिए जनरली वहाँ पर खेती वगैरह नहीं की जाती। अगर आपने हिस्ट्री में देखा है कि पहले हमारे पास पूरा जंगल हुआ करता था और हम उस जंगल को काट कर वहाँ पर खेती करते थे, तो ये सिस्टम पहले था। पर अब ये सिस्टम नहीं है। अभी जो एरिया खेती का है वहीं पर हम खेती करते हैं, और जो एरिया खेती का नहीं है
जो जंगल का एरिया है उसे हम काट कर खेती नहीं करते कि तो गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं देती। उसकी वजह यह है कि अगर हमको हमारे क्लाइमेट का बैलेंस करना है तो उसके लिए हमको मिनिमम 33% जंगल होना चाहिए, और उसकी वजह से जो पानी का सर्कल है, बारिश का जो सर्कल है वो सही से हो पाता है, और जो इम्बैलेंस है वो नहीं होता। वो आपने साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट मतलब वो जंगल जहाँ पर पूरी झाड़ी वगैरह होती है और उसका इस्तेमाल खेती के लिए नहीं किया जाता, उसे एरिया अंडर फॉरेस्ट कहा जाता है। तर जो पहिला मुद्दा आहे ते म्हणजे आपल्याकडे जी जमीन आहे, तर त्या जमिनीचा वापर आपण अनेक घटकासाठी करतो। उदाहरणार्थ जमिनीवर आपण राहण्यासाठी करतो, त्यानंतर जमिनीवर आपण रस्ते बांधतो, त्यामध्ये आपण आपले वाहन घेऊन जातो आणि घेऊन येतो। त्यानंतर आपण जमिनीचा वापर शेतीसाठी करतो, जमिनीचा वापर आपण कुरणांसाठी करतो, जमिनीचा वापर आपण डॅम बांधण्यासाठी करतो, अनेक गोष्टीसाठी आपण जमिनीचा वापर करतो। तर त्याचे काही वर्गीकरण केलेले आहेत। त्यातला जो पहिला वर्गीकरण आहे तो जंगलाखालील क्षेत्र। आता यात खूप मोठं सायन्स नाही आहे, नाव जरी तुम्ही वाचलं तरी तुम्हाला समजू शकतो की जंगलाखालील क्षेत्र म्हणजे असे क्षेत्र की ज्या ठिकाणी शेती केली जात नाहीत, सर्व जंगल असतात, अशा क्षेत्राला आपण जंगलाखालील क्षेत्र असे म्हणतात। साधारण आपण जर इतिहास बघितला तर इतिहासामध्ये कसं होतं की आपल्याकडे जंगलांचे प्रमाण जास्त होते व माणसांच्या जसं जसं गरजा वाढू लागल्या त्याप्रमाणे माणूस हा शेतीकडे वळला, आणि जेव्हा शेतीचा शोध लागला त्यानंतर माणसाने जंगले कापायला सुरुवात केली व त्यावर तो शेती करू लागला। तसं जर पाहिलं तर ज्या ठिकाणी जंगलं जास्त असतात, उदाहरणार्थ विषुवत प्रदेशावर जंगलं जास्त असतात, त्या ठिकाणी जमीन आहे ती अधिक सुपीक असते, परंतु ज्यावेळेस आपण त्याचा वारंवार वापर करतो त्यावेळेस त्याची सुपीकता आहे ती हळूहळू कमी होत जाते। म्हणून माणसाने काय केलं की तो एका ठिकाणी जमीन कसायचं, त्यानंतर पुढे दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी जमीन कसायचं, असं तो वारंवार आपलं जे उत्पादन क्षेत्र आहे, शेती क्षेत्र आहे, तो बदलू लागला। परंतु नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा आपली लोकसंख्या खूप जास्त वाढली त्यामुळे हे बदलणारी शेती करणे शक्य नव्हतं, कारण लोकसंख्या जास्त आणि लोकसंख्येच्या मानाने जमीन कमी, त्याच्यामुळे त्यांची जे गणित आहे ते विषम होत चाललं होतं। अशा वेळेस काय झालं असतं की आपलं जे जंगल क्षेत्र आहे ते कमी झालं असतं। साधारण आपण विज्ञानमध्ये पाहिलं असेल की आपल्याकडे कमीत कमी 33% जमीन ही वनाखाली असली पाहिजे। जर 33% जमीन ही वनाखाली असेल तर आपण चांगल्या प्रकारे जीवन जगू शकतो, नाहीतर नको त्या गोष्टींना आपल्याला समोर जावे लागते। म्हणून सरकारने काय केलं की आता आपण जंगल कापून शेती करू शकत नाही, ती पद्धत त्यांनी बंद केलेली आहेत। मग त्यामुळे काय झालं, जे जंगल आहेत ते आहे तेवढंच आहेत, म्हणजे जास्त वाढणार नाहीत, कारण कोणीही आपल्या शेतामध्ये झाडं वगैरे लावत नाही। तर जंगलाखालील क्षेत्र म्हणजे असे क्षेत्र की ज्या ठिकाणी शेती वगैरे केली जात नाही, त्या ठिकाणी फक्त झाडे वगैरे असतात। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है लागवडीस उपलब्ध नसलेले क्षेत्र, एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो इससे पहले जो हमने देखा कि हमारे पास ज़मीन है मगर वो ज़मीन जंगल की है जहाँ पर पूरी झाड़ी है। अब ये जो ज़मीन है ये दूसरी ज़मीन है, ये हमारे पास अवेलेबल है, पर वहाँ पर हम झाड़ भी नहीं लगाते और वहाँ पर हम खेती भी नहीं करते। तो उस तरह का एरिया। अब ये एरिया में कौन सा आता है, जनरली जब आप कहीं जंगल में जाते हैं जहाँ पर आपको पहाड़ वगैरह नज़र आते हैं, बहुत सारी खड़क वाली ज़मीन नज़र आती है, तो वहाँ पर आपको कोई खेती वगैरह करता नज़र नहीं आता। अब उसकी वजह यह है कि ऐसी जगह पर खेती होती नहीं है, वहाँ पर हल चलाना, पानी वगैरह डालना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए वहाँ पर खेती नहीं होती। उसी के साथ साथ यहाँ पर झाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं होती है, तो इस तरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर ना खेती होती है और वहाँ पर ना झाड़ लग सकते, मगर फिर भी वो ज़मीन है, इसका भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। तर जो दूसरा मुद्दा है तो है लागवडीस उपलब्ध नसलेला क्षेत्र। अब याच्या अगोदर आपण जे पाहिले ते जंगलाखालील क्षेत्र, त्यामध्ये जमीन आहेत
त्या ठिकाणी झाडं आहेत, पण त्या ठिकाणी आपण शेती करू शकत नाही. हा जो क्षेत्र आहे, या क्षेत्रामध्ये आपल्याकडे जमीन आहेत, झाडं नाहीत, पण तरीही आपण त्या ठिकाणी शेती करू शकत नाहीत, कारण ती जी जमीन आहे ती उपजाऊ जमीन नसते. त्या ठिकाणी आपण काही जरी लावलं तरी ते वाढत नाही, कारण त्या ठिकाणी पूर्ण मुरमाड वगैरे असतं आणि मुरमाड जमिनीमध्ये सहसा झाडंही येत नाही आणि एखादं पीकसुद्धा येत नाहीत. मग अशा जमिनीचा वापर जे हे आपण शेतीसाठी करत नाही, परंतु तो वर्गीकरणामध्ये येऊ शकतं. उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है करंट फ्लो लैंड, चालू पड़ीक ज़मीन. अब ये जो ज़मीन का प्रकार है ये थोड़ा डिफरेंट प्रकार है. अब ये ज़मीन में होता क्या है कि वहाँ पर झाड़ी नहीं होती है, गवर्नमेंट आपको खेती करने की परमिशन देती है, वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी किसान वहाँ पर खेती नहीं करता. उसकी वजह ये होती है कि हर किसान के पास जो है कुछ जानवर वगैरह होते हैं और वो जानवरों को खाने के लिए चारे की ज़रूरत पड़ती है. अब चारा किसानों के पास हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, या जो होता है वो सूखा होता है, और जनरली किसानों को जो है चरने के लिए जगह, जानवरों को जो है चरने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे वक्त में किसान अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा ओपन प्लेस छोड़ देता है, जहाँ पर बारिश में हरियाली आती है और जानवर जाकर उस हरियाली को खाते हैं. उसे हम कुरन कहते हैं. तो कुरन जो है प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं. तो हर गांव या एरिया के हिसाब से कुछ गांव में ये चीज़ नहीं हो सकती है, मगर ज़्यादातर गांव के अंदर जो है कुछ एरिया जो है छोड़ा जाता है, जहाँ पर किसानों के जानवर जाकर चरते हैं. उसी के साथ साथ ये जो कुरन है कुछ वक्त में ये प्राइवेट भी होते हैं. मतलब अगर किसी इंसान के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो वो क्या करता है, 100 में से 100 एकड़ के ऊपर खेती नहीं करता है, उसमें से जो है 95 एकड़ पर खेती करता है, और जो 5% है उसको कुरन बोलकर छोड़ देता है, ताकि उसके जो जानवर हैं वो जानवर वहाँ पर जाके चर सके. उसकी वजह से उसे जो है बाकी जो चारे का जो ज़ख़ीरा है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अभी जो पर्सनल कुरन होते हैं तो वहाँ पर दूसरों के जानवर आकर नहीं चढ़ सकते, वहाँ पर जो मालिक है उसी के जानवर चढ़ सकते हैं. ये भी एक ज़मीन का प्रकार है. और जो कुरन गवर्नमेंट की है वहाँ पर जनरली सभी जानवर वगैरह चढ़ते हैं. अभी ये जो कुरन है, जो प्राइवेट कुरन होते हैं, जंगल होते हैं, जो एरिया लैंड्स होते हैं, यहाँ पर अगर उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन छोड़ दिए हैं तो उसमें से वो 4 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है उस पर जानवर चराते हैं, और जो बाकी एरियाज है उस पर वो जंगली जो घास है उसको उगाते हैं और बाद में उसको काट कर उसका ज़ख़ीरा वगैरह बनाते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करें. त्यानंतर जो मुद्दा आहे तो आहे चालू पडीक जमीन. आता चालू पडीक जमीन म्हणजे जमीन आपण जी पहिली पाहिली ती जंगलाखाली, त्यावर पूर्ण जंगल असतं, ते आपण वापरू शकत नाही. दुसरी जी आपण जमीन पाहिली ती जमीन उपलब्ध असते परंतु ती उपजाऊ नसते. त्यानंतर ही जी जमीन आहे ती उपजाऊ पण असते, सुपीक पण असते, तरीसुद्धा शेतकरी त्यावर शेती करत नाहीत. अशा जमिनीला आपण कुरण जमीन असे म्हणतो, पडीक जमीन असे म्हणतो. मग याची गरज काय पडते, तर शेतकऱ्याजवळ जे जनावरं असतात त्यांना खाण्यासाठी चाऱ्याची आवश्यकता असते, आणि शेतकऱ्याजवळ खूप मोठा चारा नसतो, किंवा जरी असला तरी एका विशिष्ट हंगामामध्ये जनावरांना जर हिरवा चारा खाऊ घातला तर ते व्यवस्थित असतं, ते त्यांना पोषक असतं. म्हणून अशा वेळेस काय होतं की ज्यांच्याकडे जमिनी जास्त आहेत, उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीकडे 100 एकर जमीन असेल तर तो 100 पैकी 100 एकर जमिनीवर शेती करत नाही, तर तो काय करतो, त्यापैकी 5 एकर जी जमीन आहे ती तशीच ठेवतो आणि त्या ठिकाणी आपल्या जनावरांना चारण्यासाठी ठेवतो. म्हणजे ती जमीन चांगली आहे, सुपीक आहे, त्या ठिकाणी आपण उत्पादन घेऊ शकतो. तरीसुद्धा जेव्हा शेतकरी त्यामध्ये उत्पादन घेत नाही तेव्हा ती कुरण शेती होते. त्या ठिकाणी ते जनावर चारण्यासाठी उपयोग करतात, किंवा त्यात जर गवत चांगला येत असेल तर ते गवत वाढून त्याला कापून वगैरे पुढच्या हंगामासाठी ते वापरतात, उदाहरणार्थ पावसाळ्यामध्ये किंवा इतर ऋतूमध्ये. त्याचप्रमाणे ही जी कुरण आहेत ते काही प्रमाणात खाजगी असतात, व त्याचप्रमाणे ही जी कुरण आहेत ते काही प्रमाणात सरकारी असतात. म्हणजे काही गावामध्ये सरकारी मालकीची जमीन असते, ती जमीन शेतकऱ्यांना त्यांची
जनावर चारण्यासाठी खोली असते, त्या ठिकाणी कोणीही जाऊन आपले जनावर चारू शकतात किंवा त्या ठिकाणचं जे गवत आहे त्याचा उपयोग करू शकतो याप्रमाणे. त्यानंतर जे पुढचा एरिया आहे सिलेक्टेड एरिया, निव्वळ पसरलेलं क्षेत्र. अब जमीन के अंदर जो है ये भी एक एरिया आता है जिसको हम वाळवंट वगैरह कहते हैं. अब जहाँ पर बिल्कुल रेती वगैरह होती है, बिल्कुल पत्थर वगैरह होते हैं, उसको हम वाळवंट बोलते हैं. अब यहाँ पर ना खेती की जा सकती है, ना कुरन लगाया जा सकता है और ना ही जंगल लगाया जा सकता है, मगर फिर भी ये लैंड के प्रकार में आता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है. अब कुछ हद तक उसमें इंडस्ट्री वगैरह डाल सकते हैं, वो अलग बात है, पर खेती के लिए इसका जनरली इस्तेमाल नहीं होता. त्यानंतर जे पुढचा मुद्दा आहे तो आहे निव्वळ पसरलेलं क्षेत्र. म्हणजे जमिनीचा असा प्रकार की तो जमीन आहे परंतु त्याचा उपयोग आपण जंगलासाठी करत नाहीत, त्याचप्रमाणे आपण लागवडीसाठी करत नाहीत, त्याचप्रमाणे आपण कुरणासाठी करत नाहीत, कारण त्या ठिकाणी काहीच येत नाही. मग तरी सुद्धा ती जमीन असते, म्हणून ही सुद्धा जमिनीच्या प्रकारामध्ये येत नाहीत. आता आधुनिक काळामध्ये आपण काय करतोय की अशा जमिनीचा वापर इतर उद्योगासाठी म्हणजे इंडस्ट्रीसाठी करू शकतो. कारण इंडस्ट्री म्हटलं की त्याला जमीन सुपीक असो किंवा नसं काही फरक पडत नाही, फक्त एक लँड पाहिजे, त्या ठिकाणी ती प्रोसेस वगैरे चालते. तर हा सुद्धा एक जमिनीचा प्रकार आहे. त्यानंतर जमिनीचे जे प्रकार आहेत त्यामध्ये आपण धरणे वगैरे बांधतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण धरण बांधतो ते सुद्धा जमीन असते आणि त्या जमिनीवर आपण धरण बांधतो. त्याला कारण असं असतं की जर आपण एखाद्या जमिनीवर धरण बांधलं तर ठीक आहे, ती जी जमीन आहे, ती जी धरणाची जमीन आहे ती काही प्रमाणात वाया जाते. उदाहरणार्थ समजा जर आपण धरण बांधलं, 100 एकरामध्ये आपण धरण ठेवलं, तर ती 100 एकरची जमीन आहे ती पूर्णपणे लागवडीखाली येणार नाहीत, कारण त्या ठिकाणी पूर्ण पाणी वगैरे असतं. काही काळापुरती ती लागवडीसाठी येऊ शकते. उदाहरणार्थ ज्या वेळेस पावसाळा असतो तर पावसाळ्यामध्ये काय असतं, धरण हे पूर्ण भरलेलं असतं आणि जो आजूबाजूचा एरिया आहे त्यामध्ये पूर्ण पाणी असतं, पण त्या ठिकाणी शेती करू शकत नाही. परंतु नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा हिवाळा लागतो किंवा उन्हाळा लागतो तर अशा वेळेस काय होतं, पाण्याचे जे प्रमाण आहे ते कमी कमी होत जातं आणि जे किनारी प्रदेश आहेत, ती किनारपट्टी आहे, त्या ठिकाणी आपण काही प्रमाणात शेती करू शकतो. तरीसुद्धा जास्तीत जास्त प्रमाणात आपण त्या ठिकाणी शेती करत नाहीत. तर हा जो जमिनीचा प्रकार आहे तो कशासाठी आहे, कारण शेतीला जर पाणी जास्त असेल तर अशा वेळेस शेतकऱ्याला उत्पादन हे जास्त मिळतं आणि म्हणून तो काय करतो, त्या पाण्याचा उपयोग करतो. म्हणून गव्हर्नमेंट काय करते की अशी जी जमीन आहे ती जमीन विकत घेते आणि त्यावर आपल्या स्वतःच्या पैशाने धरण उभारते आणि ती जमीन आणि तो पाणी जो है शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध करून देते. उसके बाद का जो पॉइंट है वो वनराई लावलेली झाड़े. आता इससे पहले हमने जो देखे जो जंगल है वो जंगल जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं जनरली और वो लगाए नहीं जाते, वो ऐसे ही उग जाते हैं. मगर वनराई जो है ये थोड़ी डिफरेंट कंसेप्ट है. वनराई में क्या होता है कि लोगों की जो ज़मीन है, अब कुछ ज़मीन जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, कुछ ज़मीन जो है कम प्रोडक्टिव होती है. तो ऐसे वक्त में जो थोड़ी कम प्रोडक्टिव ज़मीन है वहाँ पर हम कुछ ऐसे झाड़ लगाते हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है. जैसे चंदन के झाड़ हुए, उसके बाद सागवान के झाड़ हुए, उसके बाद इमली वगैरह. तो ये जो झाड़ लगाए जाते हैं और इसकी वजह से उस ज़मीन को प्रोडक्टिव किया जाता है. जैसे अगर आप चंदन के झाड़ लगाते हैं तो आपको पता है चंदन की जो लकड़ी है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. उसी के साथ आप अगर आम के झाड़ लगा लेते हैं पूरे खेत के अंदर तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है. इमली के झाड़ लगाते हैं तो वो भी इमली वगैरह बिकती है, उससे फ़ायदा होता है. सागवान है, नीलगिरी है, ये ये जो झाड़ है ये बिजनेस के झाड़ है, इसे हम लगाते हैं तो उससे हमको बहुत सारा फ़ायदा होता है. तो इसको हम वनराई में काउंट करते हैं. जंगल और वनराई ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट होती है. जंगल के अंदर जो झाड़ है वो खुद ही उग जाते हैं, या अगर लगाए भी जाते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन होता है, मतलब वहाँ पर हर तरह के आपको झाड़ लगाए देते हैं. मगर वनराई के अंदर जो है जनरली इस तरह की कंसेप्ट नहीं होती है. यहाँ पर एक तरह के ही या एक से दो तरह के झाड़ लगाए जाते हैं ताकि उसमें से उनको बहुत सारा प्रोडक्शन हो सके. त्यानंतर जे पुढचा मुद्दा आहे तो आहे वनराई. वनराई काय असतं की
ही जंगल नसतं. जंगलामध्ये कसं असतं की कोणतेही झाड कोणत्या ठिकाणी लावलेले असतात किंवा काही झाडं हे ती निसर्गातच उगवलेली असतात आणि शासन त्याचं रक्षण वगैरे करते. परंतु वनराईमध्ये जे झाडं आहे ते व्यवस्थित सुनियोजितपणे शेतकऱ्याकडून किंवा इतर संस्थेकडून ते लावली जातात. आता त्याचा मूळ मुद्दा काय असतो? त्याचा मूळ मुद्दा हे असतो, हेतू म्हणजे की त्यापासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवता यावं. आता काही ठिकाणी जे आहेत आपण चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेऊ शकत नाही, पीक घेऊ शकत नाही, कारण त्याला बरीच कारणे आहेत की त्या ठिकाणी पाऊस व्यवस्थित नसेल किंवा त्या ठिकाणी जमीन ही थोडी मुरमाड असेल. मग अशा वेळेस शेती करणं अवघड जातो. म्हणून या ठिकाणी काय करतो, शेतकरी विशिष्ट प्रकारची झाडे लावतो की जे त्या परिस्थितीवर मात करू शकेल. उदाहरणार्थ इमली असेल, चिंच झाडे लावली म्हणजे त्याला पाणी वगैरे कमी लागतं आणि ते पटकन वाढतं आणि ते उत्पादन देतं. त्या ठिकाणी आंब्याची झाडे असतात, निलगिरीचे असतात, त्यानंतर आपल्या सागवानची असतात, चंदनाची असतात. ही जी झाडे असतात ती झाडे लावून त्या ठिकाणी वनराई तयार केली जाते. मग ते निसर्गाचा समतोलही राखला जातो आणि पुन्हा त्यामधून पुन्हा उत्पादनही मिळतं. या दोन्ही गोष्टी त्यामधून शक्य होतं. तर हा वनराईतला प्रकार आहे. त्यानंतर आपण या तक्त्यामधून बघू की भारतामध्ये जे जमिनीचा वापर हे ते कोणत्या क्षेत्रामध्ये आणि कशा प्रकारे केले जातं ते हेक्टरमध्ये दिलेले आहेत. तर या तक्त्यामध्ये 1919 ते 2000 या कालावधीमध्ये जी जमीन आहे ती कोटी हेक्टरमध्ये दिलेली आहेत आणि त्याचा एकूण क्षेत्राचे जे शेकडा प्रमाण आहे ते सुद्धा दिलेले आहेत. तर एकूण भौगोलिक क्षेत्र आपल्याकडे जे कोटी हेक्टरमध्ये आहे ते 32.9 होतं आणि एकूण क्षेत्राचे शेकडा प्रमाण त्या ठिकाणी दिलेले नाहीत. तर माहिती उपलब्ध असलेले क्षेत्र, माहिती उपलब्ध असलेले क्षेत्र म्हणजे काय की असे क्षेत्र की ज्यांची माहिती शासनाकडे असते. आता आपल्याकडे जेवढे क्षेत्र आहेत त्या सर्व क्षेत्रांची माहिती आजच्या काळामध्ये उपलब्ध आहेत, पण पूर्वी तशी नव्हती की कोणत्या शेतकऱ्याने कोणतं पीक लावलं आणि कोणतं उत्पादन घेत आहेत, तर त्याची टक्केवारी ते माहीत नसते. मग जे माहिती उपलब्ध असलेले क्षेत्र आहेत ते आहे 30.6%. म्हणजे बाकीचे 70% जवळपासची जमीन आहे त्याची माहिती शेतकऱ्याकडे उपलब्ध नाही. मग तो जो प्रमाण आहे तो जवळ 100%, कारण आहे तेवढीच. त्यानंतर जी ओसाड आणि बार शेती उपयोगातील जी जमीन आहेत ती आहेत 4.2%, म्हणजे ती एकूण क्षेत्राच्या 14% आहेत, कारण एकूण आपल्याकडे 30.6 आहेत. त्यानंतर जंगलातील क्षेत्र, असे क्षेत्र की ज्या ठिकाणी पूर्ण जंगल आहेत ते 6.9 आहेत आणि तो एकूण क्षेत्राशी त्याचं प्रमाण 23% आहेत. तर एकूण कुरणे व चराई राने ती 1.1 आहेत आणि त्याचं प्रमाण हा 4% आहेत. त्यानंतर मशागत योग्य जमीन, ज्या ठिकाणी आपण जमीन कसून उत्पादन घेऊ शकतो, तर ती जमीन 1.8% आहेत आणि त्याचा उत्पादनाचा जो प्रमाण आहे तो 6% आहेत. त्यानंतर जी नापीक जमीन आहे ज्याच्यावर काही उत्पन्न होत नाही अशी जमीन 2.5% आहेत, त्याचा प्रमाण हा 8% आहेत. तर पेरलेले जे निव्वळ क्षेत्र आहेत ते 14.3% आहेत आणि त्याचा एकूण क्षेत्राचे प्रमाण हा 46% आहेत. त्यानंतर दुबार पेरा क्षेत्र म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण एकापेक्षा जास्त उत्पादन घेऊ शकतो, म्हणजे पावसाळ्यामध्ये वेगळं, हिवाळ्यात वेगळं, उन्हाळ्यात वेगळं, तर अशी जमीन आहे ती 5.34% आहेत आणि त्याच्या क्षेत्राचे प्रमाण हा 19% आहे. पिकाखालील एकूण क्षेत्र 8.9 हे 19.67% आहेत आणि त्याचा एकूण क्षेत्राचे प्रमाण आहे तो 63% आहे, म्हणजे सर्वात जास्त टक्केवारी आहेत. तो यहाँ पर हमने इस तख्ते में हमको बताया गया है कि हम ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं. जो डेटा है हमको 1999 से लेकर 2000 तक दिया हुआ है, जो कोटी हेक्टर्स में दिया हुआ है. तो हमारे पास जो एरिया है जिसकी हमारे पास मालूमात अवेलेबल है वो 30.6 है, जो 100% माना गया है. तो हमारे पास ज़मीन तो 100% है, मगर बाकी जो एरियाज है नियर अबाउट 70% इसकी जो मालूमात है हमारे पास अवेलेबल नहीं है. उसी के साथ साथ जो ज़मीन जहाँ पर खेती वगैरह नहीं की जाती वो ज़मीन हमारे पास 4.2% है, जो परसेंटेज में 14% आती है. उसके बाद जहाँ पर हम जंगल देखते हैं, जहाँ पर पूरा जंगल एरिया है वो 6.9% है, 9 है हेक्टर है, जो 23% है. उसके बाद जहाँ पर खेती वगैरह नहीं की जाती, जो
जानवरों के चरने के लिए छोड़ा जाता है वो 1.1% है, जिसका परसेंटेज 4% है। उसके बाद जो ज़मीन जहाँ पर खेती की जाती है या खेती करने के लायक है वो 1.8% है, जिसका परसेंटेज 6% है। उसके बाद जो नापिक ज़मीन है जहाँ पर पीक वगैरह नहीं आता, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो 2.5 हेक्टर्स है और जिसका परसेंटेज 8% है। उसके बाद जिस ज़मीन पर हम डायरेक्टली खेती करते हैं उसका जो परसेंटेज है वो 14.3% है और जिसका सैकड़ा परिमाण 46% है। उसके बाद जिसे हम रिपीट यूज़ करते हैं वो 5.34% है, हेक्टर हैं, जो 19% है। उसके बाद 8 और 9, जो 8 पॉइंट है और 9 पॉइंट है, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो 19.37% हेक्टर होता है और जो परसेंटेज में अगर देखें तो वो 63 होता है। मतलब 8 और 9 को अगर हम मिला दें, मतलब वो ज़मीन जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पर एक बार प्रोडक्शन किया जाता और उसी के साथ साथ जहाँ पर 2 बार प्रोडक्शन किया जाता, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये टोटल हो जाता है 63%। मतलब ये जो एरिया है जहाँ पर हम खेती वगैरह करते हैं उसके बारे में डिटेल्स मालूम दी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि हमने कौन से साल में कितना परसेंट ज़मीन का इस्तेमाल किए और उसी के साथ साथ ये कितना बड़ा है और कितना कम हुआ है। यहाँ पर अगर हम 1950 से 1951 को अगर देखें तो यहाँ पर 11.3% था। बाद में 1960 और 61 में देखें तो ये 14% हुआ, 1970-71 में देखें तो ये 18% हुआ, 1980-81 में देखें तो ये 23% हुआ और 1999 से 2000 तक अगर हम देखें तो ये 38% हुआ। मतलब परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू बढ़ता ही गया है। त्यानंतर या ठिकाणी जमिनीचा जे सखोल वापर आहे त्याचा आपण कोटी हेक्टरमध्ये बघू तर 1950-51 जर आपण वर्ष बघितलं त्या ठिकाणी निव्वळ पेरलेले क्षेत्र, एकूण पेरलेले क्षेत्र, एकापेक्षा जास्त वेळ पेरलेले क्षेत्र आणि 2 व 4 यांची शेकडा प्रमाण 2 आणि 4 यांचा आपण जर जमा वगैरे केला, एकत्र केलं तर त्याचे परसेंटेज ते 11.3% येतं। 1960-61 मध्ये जर आपण बघितलं 4 आणि 2चं प्रमाण तर ते 14.70% आहेत। 1970-71 मध्ये बघितलं तर तो 18.17% आहेत। 1980-81 मध्ये बघितलं तर 23.28% आहेत। 1999-2000 बघितलं ते 38% आहेत। म्हणजे 1951 पासून ते 2000 पर्यंत जर आपण विचार केला तर आपलं जे उत्पादन आहे ते वाढत चाललेलं आहेत। म्हणजे आपण जे शेतीचं क्षेत्र आहे ते सुद्धा आपण वाढवत नेलेलं आहेत। उसके बाद का जो पॉइंट है रीज़न ऑफ इम्प्रूव लैंड यूज़, ज़मीन वापर सुधारण्याची कारणे। तो हमारे पास जो ज़मीन है वो ज़मीन कम है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर हम बाकी जो देश के जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है वहाँ का अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको समझ में आता है कि उनके पास जो ज़मीन है वो कम बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ज़मीन कम है। उसकी मेन वजह ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कम है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन से ज़मीन को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो ज़मीन है पर इंसान के हिसाब से बहुत कम आती है। पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अगर देखा जाए तो उसका जो परसेंटेज है वो इंडिया से डिफरेंट है। इसके लिए हमारे पास अगर ज़मीन कम है तो वो कम ज़मीन का इस्तेमाल हमको सही से करते आना चाहिए। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारे पास ज़्यादा सुपीक नहीं है। क्यों? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारे पास की जो ज़मीन है वो काफ़ी सुपीक है। पंजाब के अंदर भी एक ज़मीन काफ़ी अच्छी है, पर आसाम में अगर आप चले जाए तो वहाँ की जो ज़मीन है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्यों तो वहाँ पर पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग होता है। क्यों तो जहाँ पर पानी ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं और जापान की बात, अपने पंजाब की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पर 12 महीने पानी अवेलेबल रहता है। इसके लिए वहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मगर जैसे हम महाराष्ट्र में आते हैं, विदर्भ में आते हैं, तो यहाँ पर जो ज़मीन वगैरह है तो उनके पास पानी अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। उसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, उत्पादन की जो तफावत है वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो डेवलप मतलब जहाँ पर पानी वगैरह अच्छे से है तो वहाँ का
जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है ज़मीन के मुकाबले, उसकी वजह से उनके पास जो पैसा है वो ज़्यादा होता है। मगर हमारे विदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, मगर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सही से नहीं हो पाता है। जैसे अगर हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर सफरचंद की डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके बावजूद भी हम सफरचंद का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो हमारे पास उस तरह का क्लाइमेट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो पानी की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा है। कुछ जगह पर पानी बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पर पानी कम है। उसकी वजह से हम जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सही से नहीं ले पाते। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कहीं प्रोडक्शन कम होता है। उसी के साथ साथ दुष्काल, जहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है, ऐसे एरिया जो है वो दुष्काल में आते हैं। तो दुष्काल से होता ये है कि जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो पाता है और लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्ज वगैरह हो जाता है। तो अब दुष्काल के लिए एक उपाय ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हम डैम वगैरह बना सके, मगर डैम का भी लैक होता है कि तो डैम बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और गवर्नमेंट वो पैसा नहीं दे पाती है। इसके लिए ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर डैम वगैरह भी नहीं बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है जैसे ठिबक सिंचन वगैरह है, इनका इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर भी बहुत सारे क्लैशेस है। उसकी वजह से अगर हम कुछ चीज़ का अच्छा प्रोडक्शन कर भी पाते हैं तो गवर्नमेंट्स के रूल्स की वजह से हम उसको सप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन जो बने हुए हैं वो कुछ हद तक किसान के साथ होते हैं, मगर कुछ हद तक जो है किसान के अपोज में भी आते हैं। इस वजह से हमारे पास जो है लैंड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस तरह से हमने लैंड यूटिलाइजेशन का जो पॉइंट है उसको कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट में हम कॉर्पिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे।